आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं जो CGPSC और CG व्यापम से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया। तो आप लोग जो है साथ साथ में आंसर देने की कोशिश करिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखो, हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये 1854 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत हुआ। जो डलहौजी था ना, उसके हड़प नीति के तहत, डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, उसने हड़प नीति चला रखी थी, गोद प्रथा निषेध कानून। अब हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो नागपुर के भोसले शासकों के अधीन था। तो नागपुर का जो भोसला शासक था उसके कोई बेटे बेटे नहीं थे, उसकी डेथ हो जाती है, तो नागपुर को हड़प लिया जाता है। साथ ही साथ हमारा छत्तीसगढ़ भी जो है अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है। 1861 में 3 नए जिले बनाए गए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। एक रायपुर था, बिलासपुर था और संबलपुर, और साथ ही साथ इसी समय जो है मध्य प्रांत राज्य का भी गठन हुआ था। इसके बाद 1862 में मध्य प्रांत के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ को, जिसमें 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, तो इस पूरे छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया 1862 में। ध्यान रखना, और जो भी चीज मैं बता रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा द्वारा छत्तीसगढ़ में राजनैतिक सत्ता स्थापित की गई। तो देखो, हमारे छत्तीसगढ़ के जो कलचुरी हैं उनको लहुरी भी कहा जाता है, लहुरी शाखा भी बोला जाता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में शासन करने से पहले जो कलचुरी हैं वो कहाँ से आए थे, तो त्रिपुरी से आए थे। त्रिपुरी जो कि आज का जबलपुर को बोला जाता है, जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है। त्रिपुरी नाम का एक जगह है ना, हाँ उसी तरफ है, जबलपुर तरफ। तो त्रिपुरी के जो कलचुरी हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं। तो त्रिपुरी शाखा के कलचुरियों ने हमारे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की। और जो पहली राजधानी थी वो था तुम्माड़। पहली राजधानी हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरियों ने किसको बनाई, तुम्माड़ को, जो कि कोरबा में है। तो त्रिपुरी के कलचुरी, त्रिपुरी शाखा के कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है, तो कर लेते हैं भाई सुमेलित। तो एक तरफ शासक राजवंश का नाम, दूसरी तरफ शासक का नाम। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर इधर उधर हो गया है, मतलब क्या कहते हैं, स्पेस सही नहीं बन पाया है। तो देख लेते हैं, नल वंश। नल वंश के शासक कौन है भाई, तो स्कंद वर्मा, जिनको स्कंद वर्मन भी बोला जाएगा। तो तीसरा, पहला का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद देखिएगा सरभपुरीय। सरभपुरीय वंश का कौन है, तो सुदेव राज, जिसको महासुदेव राज भी बोला जाता है, सुदेव राज। तो ये हो जाएगा चौथा। पांडु, पांडु का कौन है, तीवर देव, तीवर देव, जिसको महाशिव तीवर देव बोला जाता है ना, महाशिव तीवर देव, जिसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो पांडु वंश का तीवर देव। सोमवंश का शिवगुप्त, सोमवंश का शिवगुप्त, जो कि इस सोमवंश का संस्थापक था। तो 3 4 1 2 इसका आंसर होगा, 3 4 1 2, ये स इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ ठीक, अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन की पहचान कीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा। तो मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी फेरबदल किए, बहुत सारी नई नई नीतियाँ लागू की। तो ये तो भाई गलत होगा। मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। तो देखिएगा, जो मराठे थे उनके समय में छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वो 2 भागों में बटा हुआ था, एक खालसा क्षेत्र और दूसरा जमींदारी क्षेत्र। जो खालसा क्षेत्र था उस पर मराठे सीधे शासन करते थे, और जो जमींदारी क्षेत्र था वहाँ पर जमींदारों के माध्यम से शासन किया जाता था। जमींदार जो है मराठों को कर दिया करते थे और अपना स्वतंत्र शासन करते थे। तो यहाँ पर ये कथन सत्य है, मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था, और जमींदारी क्षेत्र में केवल वो कर वसूल करते थे। और जमींदारी क्षेत्र के प्रशासकीय नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती थी, उस क्षेत्र के, उस जमींदारी के जमींदार का काम होता था वहाँ के प्रशासन की देखरेख करना। बाकी मराठे जो है अपना टैक्स से खुश थे। तो ये वाला आपका जो है सत्य है, दूसरा वाला। आगे के भी देख लेते हैं। मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारादारी व्यवस्था लागू किया, ना भैया ना। मराठों ने भू राजस्व का दहसाला बंदोबस्त लागू किया, ये भी नहीं है। तो ब आपका जो है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों के ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया? किसने किया था भाई? तो ये थे हमारे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी जो कि राजनांदगांव से थे, वकील थे। तो इन्होंने जो है आंदोलन मजदूरों को प्रेरित किया अपने अधिकार के लिए हड़ताल करने के लिए। 3 बार हड़ताल हुआ था ना बीएनसी मिल में, बंगाल नागपुर कॉटन मिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। परलकोट विद्रोह गेंद सिंह, बिल्कुल सही है भैया। परलकोट विद्रोह जो कि 1825 में हुआ था, गेंद सिंह ने विद्रोह कर दिया था। गेंद सिंह परलकोट के जमींदार थे। तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह, लाल दलगंजन सिंह, बिल्कुल सही है। ये समय के राजा के भाई थे, बस्तर क्षेत्र में हुआ था ये सारे विद्रोह। भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था, गुंडाधुर ने इसका नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है। उसके बाद देखिएगा चौथा दिया है मुरिया विद्रोह गोपीनाथ, ये गलत है। मुरिया विद्रोह जो कि 1877 के आसपास में हुआ था बस्तर क्षेत्र में। इस समय जो गोपीनाथ है, इसका पूरा नाम है गोपीनाथ कप्पड़दार, तो ये बस्तर का दीवान हुआ करता था और इसी के खिलाफ वहाँ के आदिवासियों ने विद्रोह किया था। किसके नेतृत्व में किया था? तो झाड़ा सिराहा, ये एक मुरिया आदिवासी का नाम है, झाड़ा सिराहा। तो इसके नेतृत्व में ही ये जो मुरिया विद्रोह है ये हुआ था। तो ये यहाँ पर कथन सत्य नहीं है, तो यही आपका आंसर होगा। झाड़ा सिराहा ने नेतृत्व किया था। और मैक जॉर्ज ये अंग्रेज अधिकारी था, मैक जॉर्ज, जिसने इस विद्रोह का दमन किया था। और इसी समय से बस्तर में दशहरा के बाद मुरिया दरबार का आयोजन भी किया जाना शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवहरी जलप्रपात किस नदी पर है? देवहरी जलप्रपात। तो देखो इस तरह की चीजें भी अक्सर पूछ ली जाती है। अब यहाँ पर जिन नदियों का नाम दिया हुआ है ना, गज हो गया, झिंक हो गया, चोरनाई हो गया, उतेम हो गया, भाई ये किस नदी की सहायक नदी है? आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत फेमस नदी है और काफ़ी बार पूछा गया है। झिंक, उतेम, गज, झिंक, चोरनाई, उतेम। एक और है अहिरण जटाशंकर। तो ये नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं? सभी जो है ना एक ही नदी की सहायक नदी है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ ही साथ इसका आंसर भी बताइए। तो देखिएगा ये जो चोरनाई है ना, चोरनाई, ये यहीं पर जो है देवहरी जलप्रपात स्थित है, जो कि कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। देवहरी जलप्रपात, ऐसे छोटे छोटे जलप्रपात भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, शायद पिछले वीडियो में भी इसको अलग तरीके से पूछा गया था। 1967 में रायपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय किस जिले में है? हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, तो कहाँ है भाई ये हेमचंद यादव विश्वविद्यालय? तो ये जो दुर्ग विश्वविद्यालय है ना, इसी का नाम क्या हो गया है? हेमचंद यादव विश्वविद्यालय। तो ये वहाँ के जो बच्चे हैं ना, दुर्ग हो गए, रायपुर हो गए, उस तरफ के बच्चों के लिए बिल्कुल ईजी है। लेकिन वहीं अगर सरगुजा क्षेत्र के बच्चा होगा या बस्तर क्षेत्र का बच्चा होगा, उसके लिए ये चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के अंतर्गत है। दुर्ग विश्वविद्यालय का नया नाम बोल सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? तो धारवाड़ शैल समूह का विस्तार कहाँ पर नहीं है ये आप लोगों को बताना है। देखो भानु प्रतापपुर कांकेर में, तो यहाँ तो भाई धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है। देखो धारवाड़ शैल समूह मतलब कि जहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो भानु प्रतापपुर में लौह अयस्क के भंडार प्राप्त हुए हैं, कवर्धा में भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद किरंदुल, भाई ये तो लौह अयस्क के लिए विख्यात है, किरंदुल बैलाडीला। उसके बाद जो बैकुंठपुर है, यहाँ पर जो है धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं पाया जाता है। तो यही आपका आंसर होगा स। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।